हेलो क्लास। हम लोग गॉस लॉ कर रहे हैं और गॉस लॉ के पिछले क्लास में बेटा तुम्हें समझ आया था गॉस लॉ का एप्लीकेशन कैसे करना है। क्या हम लोग जल्दी जल्दी से एक बार रिकॉल कर लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक गॉस लॉ को हम लोग यूज़ करते हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बॉडी. Then steps which we have to follow while using the Gauss law is first, get a suitable Gaussian surface. Second, the Gaussian surface should satisfy 2-3 rules or essential conditions. First, it should be a closed surface. Second, it should pass through that point where we are supposed to find the electric field. Then third, that electric field throughout the surface should be either constant at every point or electric field should be perpendicular to area vector at every point of the Gaussian surface. So following these steps, we calculated electric field of a charged spherical conductor or a non-conducting shell where charge was distributed to the outer surface only. First step was getting a Gaussian surface suitable. Then second step was that write the Gauss law and decide the electric field vector and area vector at the point where we are supposed to find the electric field. Then the next step was calculate the left hand side of the Gauss law, that is surface integral of electric field. And then the last step was find charge enclosed by the Gaussian surface and substitute it in the place of Q enclosed, right? So now let we come to the next type of charged body, that is infinitely long charged wire, right? Let me focus it better. We are going to find electric field due to infinitely long charged wire. Now we are given a charged wire where the positive charge is uniformly distributed along the length of the wire and the wire is of infinite length. इनफाइनाइट लेंथ डज नॉट मीन कि जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है. एक्चुअली इसका रिलेटिव मीनिंग है. अगर आप एक चींटी के लिए सोचो तो एक चींटी के लिए ये पाम, ये हथेली इनफाइनाइट शीट हो गई. एक चींटी जो इस पेंसिल के बिल्कुल करीब यहाँ पर है, उसके लिए ये पेंसिल रिलेटिवली इनफाइनाइट लेंथ की हो गई. तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर मतलब जो ऑब्जर्वर है वो एक लंबे वायर के इतना नज़दीक है कि उसके लिए रिलेटिवली लेंथ ऑफ द वायर इनफाइनाइट है. ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग या इनफाइनाइट लेंथ शीट का मतलब. क्लियर है? आगे बढ़े. तो अब हमारे पास केस क्या है, देखो हमारे पास केस है कि एक इनफाइनाइट लेंथ की चार्ज्ड रॉड या वायर है ऐसे. इसको तुम सीधी लाइन समझ लो और इस पर यूनिफॉर्मली जो चार्ज है वो लैम्डा कूलम पर मीटर की लीनियर चार्ज डेंसिटी से डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्या मैंने बोला? लैम्डा कूलम पर मीटर. इसका मतलब क्या हुआ? whatever charge is given upon, if you consider the L length. अब देखो, अगर आप इनफाइनाइट लेंथ का मतलब नहीं समझते हो तो आप तुरंत कहोगे कि L कहाँ से आ गया. एक्चुअली
चार्ज पर यूनिट लेंथ, मैंने इसमें से एक लेंथ उठाई वायर की और देखा कि कितना पॉजिटिव चार्ज उस लेंथ L पर है। Q अपॉन L हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी दे देता है। दैट मीन्स यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज वायर पर है। और साथ में ये भी बैक ऑफ द माइंड रखो कि इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिसके दोनों एंड्स जो हैं वो इन्फिनिटी तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो लैम्डा कूलम पर मीटर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है और हमसे कहा गया कि इसके r डिस्टेंस पर जो पॉइंट है P, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब जो हम लोग स्टेप्स करते हैं, स्टेप्स अगर तुम मेरे बोलने से पहले सोचो तो तुमको बहुत अच्छे से सारे डेरिवेशंस प्रिपेयर हो जाएंगे, सारे केसेस प्रिपेयर हो जाएंगे। क्या क्या है? पहला स्टेप, गेट अ सूटेबल गॉसियन सरफेस। अब देखो, इस केस के लिए जो गॉसियन सरफेस सूटेबल है ना, वो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। क्यों? एक एक करके हम सारी कंडीशंस चेक करेंगे कि क्यों हमें लगता है कि सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस केस के लिए सूटेबल गॉसियन सरफेस है। पहला पॉइंट, इट शुड बी क्लोज्ड। तो इसकी 3 सरफेसेस हैं, 1, 2, 3। ठीक है, इसकी 3 सरफेसेस हैं। अब आगे देखो, मतलब ये ऊपर, नीचे और साइड से क्लोज्ड है। सेकेंड कंडीशन, इट शुड पास फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी आर सपोज टू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड, गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड at the point where we have to calculate the electric field vector, where we have to calculate electric field and also area vector। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले P पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं किधर है। अब तुमको याद करना है, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस समझाया था हमने, तो मैंने तुमको बताया था कि अगर लाइन चार्ज है या एक शीट है ऐसे जिस पर इस सरफेस पर चार्ज है, अगर ये शीट है जिस पे चार्ज है या ये एक वायर है जिस पर चार्ज है, तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी इस तरह से। अब अगर तुम 3D में इसको एक्सपीरियंस करना चाहो तो मैं तुमको कोशिश करती हूँ कि दिखा सकूँ कि 3D में ये कैसा दिखेगा। अगर ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से, यूं चारों तरफ लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द वायर, चारों साइड में, ऊपर नीचे साइड से, पर हर जगह दे आर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर। दिस इज द चार्ज्ड वायर and rest all the pencils are representing the lines of forces. Can you imagine which type of situation is it? So in 2 dimension we are observing the lines of forces and we are drawing the lines of forces going in all the directions। ऊपर भी आ रही हैं, inside the board भी जा रही हैं, राइट भी जा रही हैं, लेफ्ट भी जा रही हैं, और इस लाइन्ड वायर लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर। दिस इज लाइंस ऑफ फोर्सेस पैटर्न, ये भी याद होना चाहिए बोर्ड के लिए। और अब यहाँ पर आ जाओ, तो इस पॉइंट पर जो लाइन
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी वो इससे राइट जाती होगी। अगर P पॉइंट इधर होता तो इलेक्ट्रिक वेक्टर इधर इस तरह से जाता, दिख रहा है ये? तो P पे इलेक्ट्रिक वेक्टर इधर है। और एरिया वेक्टर तुम्हें पता है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों मैंने P पे बना लिए। अभी लेकिन बात पूरी नहीं हुई है। इस क्लोज्ड सरफेस में, पिछले केस में स्फेयर था, स्फेयर में एक ही सरफेस थी। इस क्लोज सरफेस में 3 सरफेसेस हैं। देखो हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि 3 सरफेसेस हैं, ठीक। सरफेस नंबर 1 पे हमने E और DA दोनों बना लिए। सरफेस नंबर 1 पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है ये कैसी है, तो ये क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सरफेस ऐसी है, देखो, ठीक है। और जो एरिया वेक्टर है वो इस क्लोज्ड सरफेस के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है इस सरफेस के। यानी अगर साइड में देखो तो ये सिलिंड्रिकल सरफेस और सिलिंड्रिकल सरफेस पे एरिया वेक्टर इस तरफ इस पॉइंट पर perpendicular to the surface and coming out of the surface. This brown tip of matchstick is representing the head of the area vector. अगर यही इस सिलिंड्रिकल सरफेस के इस पॉइंट पे मैं एरिया वेक्टर देखना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा, ये देखो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। अगर इधर मैं एरिया वेक्टर देखना चाहूँ तो perpendicular to the surface, let me change the hand, perpendicular to the surface and coming out of the surface. Important है कि बिल्कुल पिक्चर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो सिलिंड्रिकल सरफेस पे जिस पॉइंट पे आप एरिया वेक्टर देखोगे वो उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस होगा और कमिंग आउट ऑफ द सरफेस होगा। फिर ये दोनों एंड्स भी क्लोज्ड हैं। अब अगर इस एंड पे तुम देखो तो इस एंड पे एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और मूविंग आउट ऑफ द सरफेस। अगर आप इस सरफेस नंबर 3 को देखोगे जो कि हमारे केस में क्लोज्ड है, तो इस पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड कमिंग आउट ऑफ द सरफेस होगा। Are you able to imagine the case? And in 2 dimensions I have drawn this diagram. So in closed surface, since we have 3 surfaces, so we have to draw E vector and DA vector in all the 3 surfaces. Let me draw E vector at this point. That means on this surface. तो फील्ड लाइंस तो पूरी वायर के अलोंग ऐसे ही हैं। तो अगर आप सरफेस नंबर 1 सरफेस नंबर 2 को देखो तो 2 पर भी इलेक्ट्रिक वेक्टर तो ऐसे ही होगा, लेकिन इस पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस ग्रीन सरफेस होगा। ग्रीन सरफेस क्लोज सरफेस है बेटा, ठीक है। तो सरफेस तो पूरा का पूरा क्लोज्ड है। और अगर पूरा सरफेस क्लोज्ड है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड मूविंग आउट ऑफ द सरफेस। अब इस हिस्से को देखो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड मूविंग आउट ऑफ द सरफेस। लेकिन जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो तो पूरी लेंथ पर परपेंडिकुलर टू द वायर है और मूविंग अवे फ्रॉम द वायर है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग
कितना काम कर चुके? हम ई वेक्टर और डी ए वेक्टर तीनों सरफेसेस पे बना चुके। हम लोग गॉसियन सरफेस डिसाइड करके ई वेक्टर डी ए वेक्टर बना चुके। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको ये डायग्राम आप आराम से नोट कर लो बेटा। इसके बाद आपको गॉस लॉ लिख देना है, ई डॉट डी ए। ठीक है, E dot dA, and this is equal to Q enclosed upon epsilon naught। अब E dot dA यानी surface integral of electric field और flux coming out of the surface, net flux coming out of the surface। कौन सी surface? गॉसियन सरफेस। तो ये जो है इसको अगर हम लिखें, ये क्या है? गॉसियन सरफेस। तो अगर हम इसको E डॉट डी ए को लिखें तीनों सरफेसेस के लिए, क्योंकि आपको देखो क्या कैलकुलेट करना है, इसको भी ठीक से समझो। आपको फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसमें 3 सरफेसेस हैं। तो क्या तीनों सरफेसेस से फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा? हाँ, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें इसको तीनों सरफेसेस के लिए अलग अलग लिखना होगा। फॉर सरफेस नंबर 1 E डॉट डी ए, right, plus for surface number 2 E dot dA, plus for surface number 3 E dot dA। See, get this point first clear. This is surface integral, and since we are having 3 surfaces on the Gaussian surface, 1, 2 and 3. So we have to write this surface integral for all the 3 surfaces. Now if we take only left hand side, then for surface number 1, for surface number 1, see, E and dA are parallel to each other. So let we write for surface number 1 integral E dot dA as E dA cos 0. Come to surface number 2. For surface number 2, E is perpendicular to area vector. Now are you getting now what was the condition number 4 and 3rd? Electric field should either be constant throughout the Gaussian surface or it should be perpendicular to the area vector. Now let me check whether on the surface number 1 electric field is constant throughout the surface. Now imagine again the 3D situation. This is the wire, right? And point P is at distance r. Now I made a curved surface of radius r. I made a curved surface of radius r like this. See, curved surface of radius r, which is covering my this charged wire. See. Now just check it out. Every point of this curved surface,
is at equal distance from the charged wire. If I can show you in a better way and in 3D, your imagination in 3D is very, very important. Right now, this is the curved surface, right? See, this is the curved Gaussian surface. Cylindrical curved Gaussian surface. And this is the wire. Now, can you see if this wire is along the axis of the cylinder? Then every point of this curved surface is at equal distance from the charge. So, electric field will be equal in magnitude at all the points of this curved surface. Are you getting why I have taken cylindrical surface? Because along this whole curved surface, electric field is same in magnitude because every point of this cylindrical surface is at equal distance from the charge wire. So taking the cylindrical surface, for surface number 1, I made this condition E dot dA is parallel. So for surface number 1, E dot dA will become E dA cos 0. And as E is same throughout the curved surface number 1, so we can take it out of integration. कुछ बात समझ आ रही है बेटा कि हमको सिलिंड्रिकल सरफेस की कर्व्ड सरफेस पर सारी एनालिसिस करके पता चला कि हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको अभी हम लोग करेंगे. अब तुम सरफेस नंबर 2 और 3 पर आ जाओ. सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3 पर आ जाओ. फॉर सरफेस नंबर 2, E vector and dA vector are perpendicular to each other. इसका फ़ायदा देखो क्या हुआ. For surface number 2, I will write E dot dA. For surface number 2, I will write E dot dA as magnitude of E, magnitude of dA and cos 90. लो, ये तो टर्म ही ज़ीरो हो गया. तो E कांस्टेंट है या नहीं इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. अब सरफेस नंबर 3 देखो. सरफेस नंबर 3 पे तुम्हें दिख रहा है कि E और DA परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड कमिंग आउट. E वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वायर एंड रेडियली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द वायर. और इसकी वजह से आपका E डॉट DA फॉर द सरफेस नंबर 3 भी बन गया E DA cos 90. तो अब देखो कि कैसे हमारे कैलकुलेशन को इतना फ़ायदा मिल रहा है. सरफेस नंबर 1 के लिए E कांस्टेंट होकर बाहर आ गया. ये केस समझ आया कि नहीं, क्यों बाहर किया हमने. और इंटीग्रल DA फॉर सरफेस नंबर 1, ठीक, प्लस सरफेस नंबर 2 के लिए इंटीग्रेशन 0, प्लस सरफेस नंबर 3 के लिए भी इंटीग्रेशन 0. ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास सिर्फ बचा E इंटीग्रेशन DA फॉर सरफेस नंबर 1. अब हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे लिए क्या बचा. तो अब अगर तुमको स्टेप समझ में आ गए हैं तो हम लोग प्रॉपरली रिटन डेरिवेशन को ढंग से समझ लें. This is the way in which you are supposed to write in the answer sheet of exam. चलो शुरू करते हैं.
डिस्कशन हम लोग कर ही चुके हैं कि हमने पहले सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर तीनों सरफेस के लिए डिसाइड किया। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर जो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस था उसको तीनों सरफेस के लिए लिखा, और क्योंकि सरफेस नंबर 1 यहाँ पर हमने सरफेस नंबर 1 ये लिया है, सरफेस नंबर 2 ये लिया है, सरफेस नंबर 3 ये लिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मैंने अभी जो तुम्हें समझाया उसमें ये नंबरिंग हमने डिफरेंट ले ली है। लेकिन हम एक एक करके सरफेस नंबर 1 को देखते हैं क्या है। सरफेस नंबर 1 ये है, तो E और एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या लिखा देखो, सरफेस नंबर 1 के लिए इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल हो गया E dA cos 90। सरफेस नंबर 2 E और एरिया वेक्टर 90 डिग्री है, अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो सरफेस नंबर 2 के लिए हमने लिखा E dA और डॉट प्रोडक्ट में cos 90, और सरफेस नंबर 3 यहाँ पर कर्व्ड सरफेस ली है, तो कर्व्ड सरफेस के लिए E डॉट dA, थर्ड सरफेस के लिए E dA cos 0। तो नंबर चेंज हो गया है, अभी हमने खुद से जो खींचा था और यहाँ पर जो ऑलरेडी रिटन है उसमें, लेकिन उससे डिस्कशन नहीं चेंज हुआ है। तो जो cos 90 वाले दोनों सरफेसेस थे उनसे फ्लक्स एक्चुअली पेनिट्रेट करके बाहर नहीं आ रहा है, चाहे वो ये सरफेस हो और चाहे वो ये सरफेस हो। तो ये दोनों सरफेसेस जिनसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास नहीं हो रही हैं, ये टच करके निकल जा रही हैं, इन दोनों सरफेसेस का फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन 0 हो गया। सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस है जिसका कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में है, तो वो हमें मिल गया देखो, E डॉट dA बन गया थर्ड सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए E dA cos 0, और E dA cos 0, अभी लेफ्ट राइट हैंड साइड की बात ही नहीं कर रहे, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। E डॉट dA E dA cos 0 बना, और फिर हमने देखा था कि कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस चार्ज्ड वायर से इक्वल डिस्टेंस पे थी, तो E थ्रू आउट द सरफेस सेम मैग्नीट्यूड का था, तो E कांस्टेंट था, तो देखो E बाहर ले लिया, और ये अब बचा हमारे पास थर्ड सरफेस का टोटल एरिया इंटीग्रेशन dA फॉर द थर्ड सरफेस, का मतलब थर्ड सरफेस विच इज दिस कर्व्ड सरफेस इन दिस डायग्राम। तो कर्व्ड सरफेस का टोटल एरिया, कर्व्ड सरफेस का टोटल एरिया, सिलिंड्रिकल सरफेस का कर्व्ड सरफेस का टोटल एरिया। तो अब हमको अपने पुराने इंफॉर्मेशन को यूज़ में लाना है। अगर हमने ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस ली थी इसकी लेंथ L मान ले, इसकी रेडियस तो हमारे पास चॉइस नहीं थी, जितनी डिस्टेंस पर P था उतनी ही रेडियस होनी है, लेकिन ये लेंथ अगर हम L मान लें, ठीक है, तो इस कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया 2πRL हो जाएगा। याद आया तुमको सिलिंड्रिकल सरफेस के कर्व्ड सरफेस का एरिया। तो इंटीग्रल dA फॉर द थर्ड सरफेस हो गया 2πRL, और ये E। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड ऑफ गॉस लॉ सेज फाइंड Q इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस तो ये सिलिंड्रिकल सरफेस है। अब यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, लेमडा, तो L लेंथ पर कितना चार्ज होगा, लेमडा इंटू L, तो Q इनक्लोज्ड मिल गया, लेमडा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पूरे फाइनल एक्सप्रेशन को देखें जो हमें मिला, लेफ्ट साइड पे E इंटू 2πRL और राइट साइड पे मिला लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फील्ड पता करनी है तो E को छोड़ के सब राइट साइड में ले आओ, तो हमारा एक्सप्रेशन में ये L कैंसिल हो जाएगा देखो, और बचेगा लेमडा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट,
वो हमको यहाँ पे दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि इससे हमको एक सिमेट्रिकल स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के टर्म्स में हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसे भी हम उसी फॉर्म में बदल दें तो याद करना आसान रहेगा। तो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया के। तो देखो क्या बचा, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब के लैम्डा अपॉन आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long charged wire is 2k lambda by r, right? Now you copy the whole calculation derivation along with the proper diagram. Pause the video, draw the diagram, then see the steps of the calculation. Completed? Now come to the next very important case. Electric field due to charged sheet which is of infinite size. Now I think you know what does it mean by infinite. Infinite means if I take this surface, if I take this sheet, and I put charge on one of the surface. This is a non-conducting sheet. So if I put the charge on one surface only, then that charge will reside on the one surface only. And the observer is very close, very tiny to this sheet. So for that observer, this sheet will be infinite sheet, right? So here is that case, infinite sheet. First, you get the point where you are supposed to write the electric field. Let that point be this one. This is the point where you have to write the electric field. This is point P, right? Now first step is find suitable Gaussian surface. And here again I have taken a cylindrical surface, but orientation of cylindrical surface is that two plane surfaces are like this, and curved surface is penetrating the sheet and coming from left to right. And I am supposed to write the electric field at point P here. Can you see the point? Now, let me focus it better. Second step is, since it is a closed surface, it is again having curved surface 1, plane surface 2, and plane surface 3. So I have to write E vector and A vector at every surface. For this surface, see, if charged sheet is there, then field lines will be moving. If this is the charged surface, then field lines will be moving towards right like this and towards left like this. Perpendicular to the sheet and moving away from the sheet because sheet is positively charged. So are you getting the field lines orientation in 3D?
for left side, for right side. See, this is for right side. This is for right side sheet, right? So, electric field vector for this plane surface. Now, can you imagine the direction of electric field vector? It is, let me take a red pen. Electric field vector is moving out from the surface like this, perpendicular to the sheet, and this side also perpendicular to the sheet and moving away from the sheet. So let me see, the electric field vector and area vector are at what angle? Area vector for the plane surface is perpendicular to the plane surface and moving out of the closed surface. And electric vector is also in the same direction. So for both the plane surfaces, E and area vector are parallel to each other. But for the curved surface here, see what is the difference in this case and in this case. Since orientation of cylindrical surface, closed surface is like this, so here electric vector and area vector are perpendicular to each other for the curved surface of the Gaussian surface. This is Gaussian surface. Right? And for the plane surfaces, E and A vectors are parallel. तो हमने सब डिसाइड कर लिया है. बस एक चीज़ ये कि अगर इस पर चार्ज Q है और इस शीट का एरिया A है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज सरफेस चार्ज इंटीग्रल, surface charge density. The sigma is surface charge density. When we were discussing the wire case, we were having charge per unit length. Lambda was charge per unit length. And when we are discussing sheet, then we are having charge per unit area. That is surface charge density sigma. And let me take the area of the plane surface to be A. Right? Now we write the Gauss law. First step in numerical part is, calculation part is, write the Gauss law. For the closed surface, surface integral of field or flux, net flux coming out of the closed Gaussian surface is charge enclosed by the surface upon epsilon naught. Alright, closed surface के तो तीन पार्ट हैं. Plane surfaces 1, 2 and 3 और curved surface, surface number 1. तो सबसे पहले surface number 1 का हिसाब देखो. Curved surface पे अगर आप सिलेंडर ले रहे हो, ये देखो हम सिलेंड्रिकल सरफेस एक 3D में विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये कर्व्ड सरफेस है जैसा हमारा रखा हुआ है, ये देखो. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इस पेन की तरह, इस शीट से इस तरीके से जा रहा है, और जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है और सरफेस के से बाहर की ओर जा रहा है. तो रेड और वाइट
रेड इज एरिया वेक्टर, वाइट पेन इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंगल है 90। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो इसे टच करके निकल रहा है, इसको पेनिट्रेट नहीं कर रहा है कर्व्ड सरफेस को, तो कर्व्ड सरफेस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। और अगर कर्व्ड सरफेस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो E डॉट डी ए फॉर सरफेस नंबर 1 हम क्या लिखेंगे, देखो E डी ए कॉस 90, E और डी ए के बीच एंगल 90, तो सरफेस नंबर 1 का काम हो गया। सरफेस नंबर 2 देखो, सरफेस नंबर 2 प्लेन सरफेस है और एरिया और E वेक्टर दोनों पैरेलल है। तो सरफेस नंबर 2 पर एक्चुअली मान लो कि ये सरफेस प्लेन सरफेस है, सरफेस नंबर 2, तो जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से सरफेस नंबर 2 को पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ निकल रही हैं, तो सरफेस नंबर 2 से फ्लक्स एसोसिएटेड है। तो सरफेस नंबर 2 के लिए हमने लिखा E डॉट डी ए फॉर सरफेस नंबर 2 इज E डी ए कॉस 0, ठीक है। अब थर्ड सरफेस बची, तो फॉर सरफेस नंबर 1 फ्लक्स लिख लिया प्लस, सरफेस नंबर 2 फ्लक्स लिख लिया प्लस, फॉर सरफेस नंबर 3 सेम लॉजिक, E और डी ए पैरेलल टू ईच अदर है, एक ही डायरेक्शन में है, तो फॉर सरफेस नंबर 3 E डी ए कॉस 0। अब तीनों सरफेस के लिए हमने फ्लक्स लिख लिया। अब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को गौर करो, तो फर्स्ट की फ्लक्स तो 0 हो गई कंट्रीब्यूशन, इसकी हो गई इंटीग्रल E डी ए और इसकी भी हो गई इंटीग्रल E डी ए। तो देखो हमने लिखा दोनों को जोड़कर 2E इंटीग्रल डी ए। लेकिन क्योंकि ये जो प्लेन सरफेसेस हैं दोनों, देखो इनकी डिस्टेंस शीट से इक्वल डिस्टेंस पर ली है। P अगर शीट से किसी डिस्टेंस r पर था तो ये वाली सरफेस अगर r डिस्टेंस पर थी तो ये वाली सरफेस भी उतनी ही डिस्टेंस पर ली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पैरेलल सरफेस, इस प्लेन सरफेस के लिए क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है चार्ज से तो सेम होगी। तो इसका मतलब कि E प्लेन सरफेस पर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है। तो जब इंटीग्रेशन को हम कंसीडर करेंगे तो इंटीग्रेशन में E डी ए में से E को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये इस सरफेस पर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो आपको मिलेगा E इंटीग्रल डी ए यहाँ और E बाहर निकाला E इंटीग्रल डी ए यहाँ, दोनों क्योंकि एडअप हो जाएंगे तो 2E इंटीग्रल डी ए। अब इंटीग्रल डी ए क्या है, सरफेस 2 का इंटीग्रल डी ए सेकेंड सरफेस का पूरा एरिया और सरफेस 3 का इंटीग्रल डी ए थर्ड सरफेस का इंटीग्रल डी ए थर्ड सरफेस का पूरा एरिया। तो सेकेंड सरफेस का पूरा एरिया कितना है, हमने उसे ए लिया है। थर्ड सरफेस सेकेंड सरफेस का एरिया ए लिया है और थर्ड सरफेस का भी एरिया ए लिया है। तो यहाँ पर आप E को बाहर निकाल लेंगे और ये जो इंटीग्रेशन है ये सेकेंड सरफेस के लिए भी है और थर्ड सरफेस के लिए भी है। तो सेकेंड सरफेस का भी टोटल एरिया ए है और थर्ड सरफेस का भी टोटल एरिया ए है, तो आप इंटीग्रल डी ए की जगह लिख देंगे ए। तो जोड़ दोनों को हम लोग पहले ही चुके हैं, तो 2 यहाँ आ चुका है एडअप करने की वजह से E और इंटीग्रल डी ए का मतलब एरिया पूरा ए। अब आ जाओ राइट साइड पर,
चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस। तो देखो, अगर इस प्लेन सरफेस का एरिया A है तो कितना चार्ज इनक्लोज होगा? इतना। यानी A एरिया में जितना चार्ज है उतना ही तो सिलेंडर में इनक्लोज होगा। तो अगर यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है तो A एरिया का चार्ज सिग्मा इंटू A। तो बस यहाँ लिख दिया। Q